सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस ये कब मनाया गया। तो आंसर होगा 14 जनवरी को। तो भारत में हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्स फ्लैग वेटरन डे के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं बात करें तो हमारे जो पहले कमांडर इन चीफ थे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा वो रिटायर्ड हुए थे इस दिन, इसीलिए। तो सिंपल सा याद रखना है, सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस हम 14 जनवरी को मनाते हैं और हमारे पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो बने थे के.एम. करियप्पा। वैसे अभी वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे हैं। एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। और नेवल चीफ हैं आर हरि कुमार। अभी हमारे सेकंड सीडीएस कौन बने थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आंसर होगा अनिल चौहान। और पहले सीडीएस आप जानते ही हो बिपिन रावत जी थे जिनका निधन हो चुका है। बाकी जनवरी में अभी कौन कौन से डे मनाए हमने? एक तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया था। 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस होता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस था, 17वें नंबर का था। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस था। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय यूथ दिवस के रूप में मनाया। तो जनवरी के ये इंपॉर्टेंट डेज आप ध्यान रखना, पढ़ते आगे। और ये लीजिए 14 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। इसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप पर है अनुरुद्ध सुशांत, कॉन्ग्रेचुलेशन अनुरुद्ध। उनके बाद रोहित हैं, फिर है श्रुति, फिर है बेस्ट स्टडी और है प्रशांत कुमार। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी सब ने भी अच्छी तरह से क्विज लगाया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चीटिंग कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है साहब। आप इस तरह से हेरा फेरी करते हो तो आपको क्या लगेगा? मुझे पता नहीं चलता है, पता चलता है। मत करो ऐसा, अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हो, आपकी लाइफ है। बाकी जो लोग क्विज नहीं लगा रहे हैं, क्विज जरूर लगाएं। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? देखो, डेली जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसका तो क्विज आपको मिलता ही है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो आपकी होती है। साथ में 5-6 क्वेश्चन में पुराने करंट अफेयर्स के भी तो ऐड कर रहा हूं, उनका भी तो आपका रिविजन होगा। आपको ये पता लगेगा कि एक बार में क्वेश्चन रीड करने पे वो क्वेश्चन आपको याद आ रहा है नहीं आ रहा, उसका उत्तर आ रहा है नहीं आ रहा। उससे आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे कि हाँ, अब समय आ गया है पुरानी चीजों का रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत याद है ये भी आप भूल जाएंगे। दिमाग ही तो है, मशीन थोड़ी ना है। तो टाइम टू टाइम रिवीजन चाहिए उसे। चीजों को प्रैक्टिस में बनाए रखो ताकि एग्जाम में टाइम पे चीजें क्लिक कर जाए। तो क्विज लगाने से, टेस्ट लगाने से यही बेनिफिट होता है कि एक बार में आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ऐसी आदत डालनी है कि एक बार में क्वेश्चन रीड करते ही वो आपको याद आ जाए, समझ में आ जाए, क्वेश्चन आप समझ पाओ और उसका उत्तर लगा पाओ। एक ही क्वेश्चन को 10 बार पढ़ने से फिर आंसर आए वो मतलब नहीं, वो तो बेकार काम हो गया फिर। बाकी क्विज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी मिलेगी। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, अगर नहीं करा तो, और शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा मेघालय में। तो अभी केंद्र सरकार ने मेघालय के शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये स्थापित करने की घोषणा की है शिलोंग में। ये अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम के निर्माण के लिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रेरित करेगा। अच्छा, गेम्स से मुझे याद आता है नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल जो भी 2022 में हुए थे, 36 नंबर के वो हुए थे गुजरात में। अब प्रश्न बनेगा कि 2023 में 37 नंबर के कहां पे होंगे? तो आंसर होगा गोवा में। उसी तरह से 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे जो कि इसका 22वां संस्करण था। कहां पे? यूके के बर्मिंगम में। और अगले जो 2026 में होंगे, हर 4-4 साल में होते हैं 2026 वाले, वो कहां पे होंगे? वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये कहां पे स्थापित होगी? तो आंसर होगा उज्जैन में। देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित होगा? तेलंगाना में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे स्थापित किया गया? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत का पहला भूकंप स्मारक जिसको नाम दिया स्मृति वन, उसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने कहां पे? गुजरात के भुज में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और बताओ, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? हरियाणा के फरीदाबाद में।
और विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पे बना? तो आंसर होगा केरल में। और अब हमने पढ़ा कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा शिलोंग में। अब बात यहाँ पे मेघालय की है, तो ये रहा मैप में मेघालय। आपने कहा मेघालय की कैपिटल शिलोंग है और शिलोंग में ही आपको हेडक्वार्टर मिलेगा असम राइफल्स का। यहीं पे ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और गवर्नर है बीडी मिश्रा, जो कि एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश के हैं। आपको याद होगा अभी प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में मेघालय टॉप पे रहा था। अभी मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण भी किया और 2022 में भारत और कजाकिस्तान के बीच में जो काजिंद नाम का एक्सरसाइज हुआ था वो मेघालय में ही हुआ था, मेघालय के उमरोई में। और 2022 में जो सेकंड नंबर का नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक था उसको होस्ट किया था मेघालय ने। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये मेघालय में आपको मिलेगा, मासेन राम। और अभी मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची टेंटेटिव लिस्ट में शामिल भी किया गया। यहीं पे आपको बालपक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क मिलेगा। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? तो आंसर होगा 20%। तो हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा कि देश में कुछ चुनिंदा जगहों पर 1 अप्रैल 2023 से इथेनॉल वाला पेट्रोल यानी कि E20 पेट्रोल, मतलब इसमें 20% इथेनॉल मिलाया होगा, वो मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये पूरे देश में E20 पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये इथेनॉल फ्यूल होता क्या है? तो इथेनॉल ये एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और इसके मिलाने से क्या होगा भाई, इसकी जो लागत आएगी, पेट्रोल की जो लागत है उससे इसकी लागत कम आएगी, सस्ता मिलेगा आप कह सकते हो। और ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, मतलब उतना ज़्यादा एमिशन नहीं करेगा जितना पेट्रोल करता है। ये इसका फायदा होगा, किसानों को इससे लाभ मिलेगा। और बात करें इसका उत्पादन कैसे होता है, तो इथेनॉल का उत्पादन ये मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई दूसरी फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से। क्या होता है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से, मैंने आपको बताया। तो इथेनॉल के इस्तेमाल से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड ही नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है, उसका उत्सर्जन भी कम करता है। यहाँ से 2 पॉइंट आप जरूर याद रखना कि अभी देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रीन इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो आंसर होगा बिहार के पूर्णिया में। और इथेनॉल नीति को रखने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भी आंसर होगा बिहार है। तो इतना आप जरूर याद रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी वर्ष 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पर। तो इक्विटी कैपिटल मार्केट यानी कि बात हो रही है यहाँ पे शेयर मार्केट की, कि शेयर मार्केट से कितना पैसा प्राप्त हुआ उस मामले में। तो उस मामले में टॉप पर तो चाइना है, सेकंड पे अमेरिका है, भारत इसमें 5वें स्थान पर है। और बात करें कि भारत को शेयर मार्केट से कितना पैसा मिला, तो $16.4 बिलियन। और शेयर मार्केट की बात आती है तो भारत में शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल करता है? सेबी। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधवीपुरी बुच बनी थी। देखो, भारत में मुख्य रूप से 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपको मिलेंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये एशिया का सबसे पुराना है, 1875 में बना था। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना। इसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है, जो सूचकांक है, उसे कहते हैं सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक को कहते हैं निफ्टी। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ही पार्ट बन जाएगा, इनके अभी अपॉइंटमेंट हुए थे नए MD CEO। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बने थे सुंदर रमन राममूर्ति, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बने थे आशीष कुमार चौहान। आपको याद हो तो सेबी ने जो निवेशक होते हैं उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, उनको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी। बता सकते हो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा सारथी। तो याद रखना, इसमें पहले स्थान पे चाइना है, भारत 5वें स्थान पर है। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आंसर होगा सुरभि जखमोला। तो सुरभि जखमोला
वे किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। उन्हें अभी भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैनात किया गया है। तो सुरभि जखमोला का नाम याद रखना। बाकी आप जानते हो अभी भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह को अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनाया गया है। और सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? शिवा चौहान। बाकी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अधिकारी बनी है मेघना अहलावत। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 मई 1960। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजीव चौधरी। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन डेवलप किया है? तो आंसर होगा IG ड्रोन ने। तो टेक स्टार्टअप फर्म है ये IG ड्रोन, जिसने अभी 11 जनवरी 2023 में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन तैयार किया है। मतलब इसे टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए रनवे की जरूरत नहीं है। ये वर्टिकली उड़ जाएगा और वर्टिकली नीचे आ जाएगा। वर्टिकल यानी कि लंबवत। तो इस ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया है और इसे रक्षा और चिकित्सा के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 10 किलोग्राम के पेलोड के साथ ये करीब 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लेस है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको बता दूं, अभी महेंद्र सिंह धोनी ने एक स्वदेशी कैमरा ड्रोन को भी लॉन्च किया था। उसका नाम रखा था ड्रोनी, DRONI ड्रोनी। और इसे अभी चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया। और पूरी तरह से भारत में बने इस ड्रोन को किसने बनाया? गरुड़ एरोस्पेस ने बनाया। आप जानते हो गरुड़ एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं महेंद्र सिंह धोनी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था? मतलब उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा वरुण। और अभी चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का भी आयोजन हुआ था। और जिस IG ड्रोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उससे भी एक प्रश्न बनता है आपका। प्रश्न आएगा कि किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 के सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो यही होगा IG ड्रोन। ये दिल्ली का एक ड्रोन स्टार्टअप है। अच्छा बताओ आप तो कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये शुरू किया था तेलंगाना ने। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने किया था। और अगर पूछे कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अगर आपसे पूछे कि किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा भारत ने। अगर आपसे पूछे कि नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। अगर आपसे पूछे कि देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का आयोजन भी हुआ था। अच्छा, भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। अच्छा, इंद्रजाल के बारे में सुना है आपने? इंद्रजाल ये क्या है? ये ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है, जिसको तैयार किया था ग्रीन रोबोटिक्स हैदराबाद ने। तो ड्रोन से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक साथ रिवाइज करवा दिए। और रिवीजन से याद आता है, देखो करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम पिछले एक साल के टॉप 30 करंट अफेयर्स को डेली रिवाइज कर रहे हैं। एक दिन में 30 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। और जिसमें अगर ऑप्शंस भी मैं जोड़ लूँ, ऑप्शन किसी क्वेश्चन में मैं आपको ऑप्शन से भी रिवाइज करवा रहा हूँ। वहां पे जो स्टैटिक कंट्री वगैरह आ जाती है, तो स्टैटिक्स भी बता रहा हूं। तो अगर ऐसे आप देखोगे तो 50+ क्वेश्चन आप कर रहे हो डेली, वो भी 10 से 12 मिनट के अंदर। लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट डेज अलग से हम देख लेते हैं विद थीम। तो अगर आपने वो क्लास अभी तक देखना स्टार्ट नहीं करा तो देखना स्टार्ट करो। बाद में फैसला करना वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं करोगे, बाद में कभी देखोगे तो फिर आपको लगेगा यार पहले ही देख लेता, इतनी सारी चीजें मिस हो गई है। डेली अगर 30-30 क्वेश्चन भी आप सोचो ना, डेली अगर 30-30 50-50 क्वेश्चन भी आपके रिवाइज हो जाते हैं, तो कितना सारा रिवीजन आपका हो जाएगा 10 से 12 मिनट के अंदर, पता भी नहीं चलेगा आपको। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में IT की प्रमुख कंपनी है कॉग्निजेंट, इसने किसे अपना CEO बनाया है? तो आंसर होगा रवि कुमार को। तो अभी IT प्रमुख कंपनी है कॉग्निजेंट, जिसने इन्फोसिस के पूर्व अध्यक्ष रहे रवि कुमार S को अपना CEO नियुक्त किया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? ब्रायन
हम्फ्रीज का स्थान लिया। उसी तरह से आप जानते हो अभी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी? शांति कुमारी। अभी फेडरल रिजर्व की पहली उपाध्यक्ष बनी थी भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ बने अनिल कुमार लाहोटी। ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री या यूं कहूं कि पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, इनका अभी 12 जनवरी 2023 को निधन हो गया। इनका जन्म ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था, पर इनकी जो कर्मस्थली रही वो बिहार रही। ये बिहार के मधेपुरा से 4 बार एमपी रह चुके हैं। ये जेडीयू के संस्थापक मेंबर भी थे और ये वही पार्टी है जिसके अभी नीतीश कुमार जिसकी तरफ से मुख्यमंत्री हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल का भी निधन हो गया। उनका नाम था केशरीनाथ त्रिपाठी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। अभी जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? रहमान राही। अभी टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हुआ, उनका नाम तो साइरस मिस्त्री था। और टाटा के पूर्व निदेशक का भी निधन हो गया, उनका नाम था आर.के. कृष्ण कुमार। अच्छा बताओ, अनाथ बच्चों की मां के नाम से कौन मशहूर थी जिनका निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल। और अगर पूछे कि देश के स्टील मैन के नाम से मशहूर कौन थे जिनका निधन हो गया? जमशेद जे ईरानी। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया, अमो हाजी उनका नाम था, वो ईरान से थे। भारतीय इंटरनेट के जनक का निधन हो गया, उनका नाम था बीके सिंघल। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक, इनका भी निधन हो गया। पौंड मैन के नाम से मशहूर थे कलमाने कामेगौड़ा, इनका निधन हो गया, ये कर्नाटक से थे। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, निधन हो गया। भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, उनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती। और उसी तरह से भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक का भी निधन हो गया, उनका नाम था शारदा मेनन। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम से इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन को शुरू किया है? तो आंसर होगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने समुद्रयान मिशन को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? समुद्र में गहराई में जो भी खनिज है उनका अन्वेषण करना, उसकी खोज करना। अब इसके लिए एक वाहन तैयार किया गया है और इस वाहन को नाम दिया गया मत्स्य वाहन। ये वाहन समुद्र में 6000 मीटर नीचे जाएगा, इसमें 3 व्यक्ति बैठ सकेंगे और नाम याद रखना इस वाहन का मत्स्य है। इसे कहाँ पे तैयार किया गया है? चेन्नई में। तो याद रखना ये समुद्रयान ये भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है। उद्देश्य है समुद्र की पारिस्थितिकी को बेहतर ढंग से समझना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि समुद्र शक्ति ये एक्सरसाइज है किस किस के बीच में होती है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। एक विश्व समुद्री दिवस भी होता है, मैरीटाइम डे, ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है, जो हमने 2022 में 29 सितंबर को मनाया। और अगर पूछे कि भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना कहां पे की गई, तो आंसर होगा गुजरात के लोथल में। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण किस राज्य में दिया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो राज्यपाल है उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जो उत्तराखंड की मूल निवासी हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा कर्नाटक। अब देखो, बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप पे उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। इसकी जो विंटर कैपिटल है वो देहरादून है और समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है। अभी उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की थी। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। अभी भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हुआ था। कहां पे? उत्तराखंड के औली में। और अभी उत्तराखंड सरकार ये सभी जिलों में एक एक संस्कृत गांव विकसित करने की इसने घोषणा की है। अभी उत्तराखंड के देवस्थली में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी? ऋतु खांडूरी भूषण बनी थी। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड।
भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये खुला है रानीखेत में। भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य आपका उत्तराखंड है और इस एप्लीकेशन को आईआईटी रुड़की ने बनाया था। और यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिल जाएगा आपको यहाँ पे, टिहरी डैम आपको यहाँ पे मिलेगा। किस नदी पर है ये? भागीरथी नदी पर है। अब आपको बताएं, हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखेंगे और सेशन को एंड करेंगे। तो आपसे पूछा था कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, तो आंसर होगा शांति कुमारी। फिर आपसे पूछा कि इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नाम की बुक को किसने लिखा? शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। फिर आपसे पूछा कि जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच में वीर गार्जन 2023 वायु सैन्य अभ्यास ये शुरू हुआ, तो आंसर होगा जापान। जापान और भारत के बीच में, कहाँ पे? जापान में ही। फिर आपसे पूछा कि अभी आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हैं डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा, इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। फिर आपसे पूछा कि अभी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने की घोषणा की गई, तो आंसर होगा पंजाबी को। फिर आपसे पूछा अभी केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य की ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज परियोजना को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा केरल की है ये परियोजना। फिर आपसे पूछा था कि ब्राजील ने स्वदेशी लोगों के नए मंत्रालय का पहला मंत्री किसे बनाया, तो आंसर होगा सोनिया गुजाजारा को। 2023 में कोप 28 का आयोजन ये कहाँ पे होगा? ये यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर आपसे पूछा था कि यूरोपीय संघ के वैज्ञानिकों ने किस वर्ष को यूरोप में दूसरा सबसे गर्म वर्ष घोषित किया, तो आंसर होगा 2022 को। और अभी T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने, तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन प्रथम स्थान पर रहा, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से याद दिला दूं, एक तो अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। केवल स्क्रीन के लाइक बटन को टच करना है आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं है। और अगर कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में, या जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर, इंस्टा, इतने सारे सोशल साइट से अगर कहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी PDF भी आपको मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।